व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फोर्थ पार्ट, दैट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ऑलरेडी हमने उसके 3 पार्ट्स कवर कर रखे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो आज हम लोग को पढ़ना है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है उसके लिए इंडिया में जो एक्ट बनाया गया है, 2 एक्ट, एक कंपनी एक्ट 1956 जो कि ओल्ड एक्ट है हमारा, और लेटेस्ट अभी आपका जो एक्ट है वो कंपनी एक्ट 2013। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी एक्ट 2013 हो या कंपनी एक्ट 1956 हो, किसी में एक पर्टिकुलर डिफिनेशन जो कंपनी का होना चाहिए वो नहीं दिया हुआ है, या किसी भी बुक में एक पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं दिया हुआ है। तो बस एक पर्टिकुलर डिफिनेशन हम लेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ, उसी के बेस पे समझेंगे कि हमारी कंपनी क्या होती है, कंपनी हम लोग किसको बोलते हैं। आइए देखते हैं जल्दी से क्या होती है कंपनी। क्या बोल रहा है, एक कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग नेचुरल पर्सन है, यानी हम लोग क्रिएटेड बाय नेचर है, बट एक कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कि जो क्रिएटेड बाय लॉ है, यानी जिसको लॉ के द्वारा बनाया गया, हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका एक अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। एंटिटी का मतलब एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है। यानी अब फॉर एग्जांपल की जैसे आप टाटा की बात कर लो, तो रतन टाटा आप जानते हो, फिर भी रतन टाटा को जानते हैं, फिर भी टाटा की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है, टाटा कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है। आप मुकेश अंबानी को जानते हो, आप अनिल अंबानी को जानते हो, बट उनके बाद भी रिलायंस की अपनी एक अलग पहचान है, रिलायंस की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू चलते रहेगी। यानी कोई भी मेंबर्स कंपनी में आएंगे, फिर नए मेंबर्स आएंगे, पुराने मेंबर्स जाएंगे, किसी भी मेंबर्स का डेथ होगा, कोई मेंबर्स रिटायर करेगा, उससे कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। अब आप एग्जांपल लेकर के देख लो कि बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने स्थापित किए थे वो अब नहीं रहे, वो अब चले गए, बट उनके बाद वाले जो फैमिली मेंबर है वो उस कंपनी को ऑपरेट करते आ रहे हैं। तो कंपनी एक लोगों से दूसरे लोगों में ट्रांसफर होती रहती है, यानी कंपनी कंटिन्यू चलते रहती है। दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। एंड कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या होता है कि अब जब एक कंपनी लॉ के द्वारा बना ही दिया गया, तो कंपनी हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी, कंपनी हर एक बैंक में अपना अकाउंट खोल सकती है, कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे सेल कर सकती है। तो जनरली ये सारे काम को करने के लिए सिग्नेचर तो करने पड़ेंगे। तो एक कंपनी अपना सिग्नेचर करने के लिए एक मोहर, एक स्टाम्प यूज करती है, स्टाम्प के थ्रू सिग्नेचर करती है, व्हिच इज कॉल्ड द कॉमन सील। अब कोई भी नेचुरल पर्सन अपना सिग्नेचर तो कर सकता है, हम और आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, बट एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो सिग्नेचर नहीं कर सकती है, वो सिग्नेचर स्टाम्प के थ्रू करती है, स्टाम्प यूज करती है, दैट इज कॉमन सील। तो एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। अब उसके बाद ये कंपनी किसके द्वारा चलाई जाएगी, तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी जो भी कंपनी चलाई जाएगी, मैनेज की जाएगी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज की जाएगी। अब यहाँ पे देखो जनरली होता क्या है कि कंपनी में बहुत सारे पर्सन होते हैं, कुछ वैसे कुछ में शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के फॉरेनर शेयर होल्डर्स होते हैं, या कुछ काफी दूर के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो वो सारे लोग डे टू डे ड्यूटी देकर के कंपनी को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उनके द्वारा एक टीम का सिलेक्शन किया जाता है, जनरली लोग उस टीम को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो भी कंपनी चलाई जाएगी वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चलाई जाएंगी। उसके बाद शेयर होल्डर्स आर कंसाइडर्ड टू बी ऑनर ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे उनको कंपनी का ऑनर कंसाइडर कर लिया जाएगा। अब शेयर होल्डर का मतलब कि कोई भी पर्सन जो किसी कंपनी का शेयर खरीदता है वो पर्सन शेयर होल्डर्स बन जाता है, और उस शेयर होल्डर को कंपनी कंसाइडर कर लेती है ऑनर। अब फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी शेयर इशूड करी, 100 रुपीज का शेयर था और हमने 10,000 शेयर खरीदा, तो 10,000 शेयर पे या फिर 10,000 का शेयर खरीदा जो भी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं उस कंपनी का ऑनर हूं, बट 10,000 के लिए, यानी मैं 10,000 तक का उस कंपनी का ऑनर बन गया। तो ये होता है शेयर होल्डर्स आर कंसाइडर्ड टू बी ऑनर ऑफ द कंपनी। अब उसके बाद हम बात करें इसके कुछ फीचर्स की, और फीचर्स को समझने के बाद यहाँ से मेरिट और डिमेरिट्स निकल करके सामने आएंगे। क्या क्या फीचर्स होते हैं कंपनी के। सबसे पहला आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी जो होती है आर्टिफिशियल पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है। अब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि कंपनी अपने नाम पे सारा कुछ परचेज करती है, लॉ के द्वारा उसको
क्रिएट तो कर ही दिया गया, लॉ के द्वारा उसको पर्सन तो बना ही दिया गया, तो कंपनी सारा कुछ अपने नाम पे कर सकती है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे वो सेल कर सकती है प्रॉपर्टी को, अपने नाम पे वो स्यू कर सकती है। स्यू का मतलब कि वो अपने नाम पर किसी को केस कर सकती है, या कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है। तो ये सब आ जाता है जनरली आर्टिफिशियल पर्सन में। उसके बाद सेकंड हमारा है सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी आपने पढ़ा यहाँ पे कि कंपनी का एक अलग आइडेंटिटी होता है, कंपनी के ऑनर का एक अलग आइडेंटिटी है, बट कंपनी का एक अपना अलग पहचान है, अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी, मेंबर्स का डेथ हुआ, मेंबर्स का रिटायरमेंट हुआ, मेंबर्स छोड़ के चले गए, बट फिर भी कंपनी तो कंटिन्यू रहेगी यार, कंपनी तो कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट कॉमन सील, यानी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो अपना सिग्नेचर खुद से तो नहीं कर सकती है, तो वो कॉमन सील यानी कि स्टाम्प का हेल्प से सिग्नेचर करती है, जनरली हम उसको बोलते हैं कॉमन सील। तो ये एक इसका फीचर्स है। नेक्स्ट फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे क्या था कि किसी भी कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए, किसी कंपनी को स्थापित करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जनरली एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में और एक पार्टनरशिप बिजनेस में स्थापित करने के लिए उतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, बट एक कंपनी के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कंपनी एक्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो उन सारे एक्ट को फॉलो करते हुए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम लोग कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद कंट्रोल की अगर हम बात करें तो एक कंपनी पे कंट्रोल किसका होगा, तो यहाँ पे कंट्रोल होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोलिंग होता है क्योंकि मैनेजिंग कमेटी के द्वारा उन्हीं को कंपनी मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया गया है। तो एक कंपनी पे कंट्रोलिंग पावर किसका होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, क्योंकि सारे मेंबर्स तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, बहुत सारे मेंबर्स तो आउटसाइड ऑफ इंडिया के भी हैं। अब वो सारे मेंबर्स आकर के डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहाँ पे उनके द्वारा एक टीम सेलेक्ट कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो कंपनी को कंट्रोल करने का काम करेंगे। और लास्ट हमारा क्या है, लायबिलिटी। अब देखो आपने सब स्टार्टिंग से पढ़ते आया है कि आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, बट एक कंपनी में किसी भी मेंबर्स का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड लायबिलिटी होने से क्या मतलब है कि यहाँ पे मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं करे जाएंगे कंपनी के लोन का, कंपनी के डेब्ट्स का पेमेंट करने के लिए। यानी एक मेंबर जितना भी पैसा लगाया होगा कंपनी में, जितना भी कैपिटल लगाया होगा कंपनी में, उसका लायबिलिटी बस उसके कैपिटल तक के लिमिट है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 1000 शेयर खरीदा 100 ईच का, 1 लाख रुपीस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो अगर कंपनी बंद भी होती है तो बस आपका लायबिलिटी सिर्फ कंपनी में 1 लाख रुपीस तक की है, उससे ज्यादा का नहीं है। तो यहाँ पे हर एक मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। तो ये थे कंपनी के कुछ फीचर्स। अब यहीं से निकल करके आता है मेरिट। सबसे पहले हम बात कर लेंगे मेरिट्स की, कंपनी के मेरिट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी, अब आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो कि अगर कहीं लिमिटेड लायबिलिटी है तो वो मेरिट्स बन जाते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ पे मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं करे जाएंगे कंपनी के डेब्ट्स का पेमेंट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर्स है, बहुत बड़ा मेरिट्स है। उसके बाद परपेचुअल एक्जिस्टेंस, यानी कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या था, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या था कि अगर पार्टनर्स डेथ कर गए, ऑनर डेथ कर गया, तो कंपनी बिजनेस वहीं पे बंद हो जाता था। बट एक कंपनी में कोई भी मेंबर्स डेथ कर गया, कोई भी मेंबर्स रिटायर कर गया, कोई भी मेंबर्स छोड़ के चला गया, कंपनी फिर भी चलती रहेगी, कंपनी बंद नहीं हो गया। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी का मीटिंग था, कंपनी के मीटिंग में बहुत सारे शेयर होल्डर्स आए हुए थे, वहां पे अचानक से एक शेयर होल्डर को हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक हो गया, वो शेयर होल्डर्स मर गया, यानी वो मेंबर डेथ कर गया, तो उस केस में क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, कंपनी फिर भी चलती रहेगी। तो परपेचुअल एक्जिस्टेंस इसका एक मेरिट बन जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर या इंटरेस्ट, यानी कंपनी में आप अपने शेयर को इजीली किसी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में और पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा नहीं था। यहाँ पे अगर शेयर मेरे नाम पे है और मैं चाहता हूँ कि शेयर मैं अपने ब्रदर के नाम पे ट्रांसफर कर दूं, तो आप यहाँ पे इजीली अपने ब्रदर के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारा है ग्रेटर रिसोर्सेज। अब एज कंपेयर एज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, एक कंपनी के पास रिसोर्सेज काफी ज्यादा होंगे। रिसोर्सेज ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब सारे मेंबर्स कुछ ना कुछ कैपिटल तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिसोर्सेज कैपिटल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एज कंपेयर एज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप द ग्रेटर रिसोर्सेज ऑफ एनी कंपनी, रिसोर्सेज काफी ज्यादा हो जाएंगे।
उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा कि ग्रेटर रिसोर्सेज, यानी कंपनी के पास फाइनेंस की कमी नहीं है, कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो उस केस में तो कंपनी अपने मैनेजमेंट्स के लिए प्रोफेशनल्स को हायर कर सकता है, एक्सपर्ट्स को हायर कर सकता है। फॉर एग्जांपल कंपनी में अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करेगा, कंपनी में अगर किसी लॉ का प्रॉब्लम है तो एक अच्छे लॉयर को हायर करेगा। कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनल्स को हायर करने में एबल होता है, इसके पास सफिशिएंट फंड्स होते हैं, सफिशिएंट पैसा होता है। तो जब एक प्रोफेशनल्स मैनेजमेंट करेंगे, एक प्रोफेशनल्स डिसीजन मेकिंग लेंगे, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग का काफी बेटर होगा। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है, ये इसके मेरिट्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके डिमेरिट्स की, या आप डिमेरिट्स के बदले लिमिटेशन भी लिख सकते हो। डिमेरिट्स को हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन, यानी एक कंपनी में क्या क्या लिमिटेशन आ जाता है, सबसे पहले हम लोग वो चेक करेंगे। तो लिमिटेशन में सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। किसी भी कंपनी को फॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्सिटी का होना, ये हमारा बहुत बड़ा डिमेरिट बन जाता है। अभी आपने यहाँ पढ़ा कि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लॉ होते हैं, एक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सारे एक्ट के प्रोसेस को कंप्लीट करके, सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट करके कंपनी का फॉर्मेशन होता है। तो इट इज अ मेजर टास्क। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सेक्रेसी। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सेक्रेसी काफी ज्यादा था, क्योंकि वहां पे एक सिंगल ओनर था और कोई भी सेक्रेट प्लान बस उसी तक लिमिट था। पार्टनरशिप में भी जितने पार्टनर्स थे बस उन्हीं तक लिमिट था। बट एक कंपनी में सेक्रेसी बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेती है, कैपिटल मार्केट के पब्लिक से लेती है। तो कोई भी पब्लिक को आप जब तक अपने कंपनी का सारा डिटेल शो नहीं करेंगे, या किसी भी पर्सन को आप जब तक अपने कंपनी का सारा डिटेल्स नहीं बताएंगे, वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए, मार्केट के पब्लिक के लिए अपना सारा अकाउंटिंग प्रोसेस जो है बिल्कुल ओपन करके रखती है। यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं होता है, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक वो आपको पैसा देने के लिए एग्री नहीं होंगे। तो यहाँ पे सेक्रेसी कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सब कुछ ओपन होता है। नेक्स्ट, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। अब इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है कि एक कंपनी काफी बड़े लेवल पर अपना बिजनेस करती है। तो जब बड़े लेवल में बिजनेस करती है तो जनरली वहां पे जितने भी एम्प्लॉई हैं और जो टॉप लेवल पे बैठे वाले लोग हैं, वो टॉप लेवल पे बैठे वाले लोग अपने एम्प्लॉई को इवन पहचानते तक भी नहीं है कि उनके कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था। पार्टनरशिप में या सोल ट्रेड बिजनेस में हमारे जितने भी स्टाफ से हमारा डेली उनसे मिलना जुलना हो रहा था, डेली बातचीत होती रही। बट एक कंपनी में जो टॉप लेवल पे बैठे वाले लोग हैं, वो लोअर लेवल पे यानी एम्प्लॉई तक पहुंचना उनके लिए काफी मुश्किल है। जब अपने एम्प्लॉई को वो जानते भी नहीं है कि उनका एम्प्लॉई कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पर्सनल वर्क देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट बना हुआ रहता है। यहाँ कोई किसी को जानता भी है, कोई किसी को नहीं भी जानता है, बस लोग अपने अपने काम में भी अपने अपने काम को करने में लगे हुए हैं। इसके बाद हमारा न्यूमरस रेगुलेशंस। अभी आपने बोला कि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना इट्स द मेजर टास्क। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफी डिले देखने को मिलता है। इवन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्विक डिसीजन मेकिंग था, सबसे ज्यादा अगर क्विक डिसीजन मेकिंग था तो वो था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, क्योंकि वहां पे एक सिंगल ओनर था। कोई भी डिसीजन लेना है तो कोई डिसीजन पूछने का जरूरत नहीं था, वो खुद अकेला डिसीजन के लिए काफी था। पार्टनरशिप बिजनेस में भी था, बट वहां पे बाकी पार्टनर्स से भी वहां पे डिसीजन लेना था, बाकी पार्टनर्स भी वहां से पूछना था, तभी जाकर के कोई फाइनल डिसीजन मेकिंग हो रहा था। बट एक कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें काफी डिले होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग पैसा लगाएंगे सारे शेयर होल्डर्स हैं और बिना उनसे पूछे हुए आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो अब उन सारे लोगों को एक पॉइंट पे आकर के एग्री करना काफी डिफिकल्ट काम है। तो यहाँ पे मीटिंग आप बुलाते हैं, उसके बाद उनके सामने प्रपोजल रखते हैं, सारे लोग उसको एग्री करेंगे नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन में काफी डिले होने लगता है। और लास्ट हमारा है ऑर्गेनिक मैनेजमेंट। ऑर्गेनिक मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, सबसे पहले आप उसको समझेंगे। ऑर्गेनिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैनेजिंग कमेटी बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं जिसको हम जनरली बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो बना दिया,
बट यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, कंपनी को ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं, वो कभी कभी कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं कि वो शेयर होल्डर्स के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो उस केस में शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि अपना शेयर जो होता है वो कंपनी से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं कि भाई ये जब हमारे फेवर में डिसीजन ही नहीं लिया गया तो फिर हम इस कंपनी के साथ क्यों जुड़े रहे, इस कंपनी में अपना पैसा क्यों लगा के रखें। तो कहीं ना कहीं वो आपके जो मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे वाले लोग हैं, उनके डिसीजन से एग्री नहीं होने के कारण अपना शेयर को बेचने के बारे में सोचने लगते हैं, अपने शेयर अपने कंपनी के रजिस्टर से अपना नाम हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द ओलिगोपोली मैनेजमेंट। तो ये थे गाइस आपके कुछ मेरिट्स और कुछ लिमिटेशन। अब हमने बात करनी है इस टॉपिक में, लास्ट टॉपिक जो कि आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कंपनी। देखो मेनली टाइप्स ऑफ कंपनी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब टाइप्स ऑफ कंपनी में बहुत तरह के बेस पे कंपनी को अलग अलग डिवाइड किया गया, बट मेजर जो टाइप्स होते हैं वो तीन होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। ये तीन टाइप्स मेजर टाइप्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। देखो ये वन पर्सन कंपनी जो है ये तो मेनली 2013 के बाद ही आई है, यानी कंपनीज एक्ट जब 2013 बनाया गया तो उसके बाद इस कंपनी को ऐड किया गया वन पर्सन कंपनी। 1956 में ये वन पर्सन कंपनी नहीं हुआ करती थी। अब प्राइवेट कंपनी क्या, पब्लिक कंपनी क्या और वन पर्सन कंपनी क्या। वन पर्सन कंपनी हम किसको बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वन पर्सन कंपनी में एक नेचुरल पर्सन उस कंपनी को ऑपरेट करेगा। नेचुरल पर्सन का मतलब हम और आप जैसे लोग, और वो नेचुरल पर्सन के साथ साथ, नेचुरल पर्सन तो होगा ही, साथ साथ वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ वो रेसिडेंस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। तो एक रेसिडेंस ऑफ इंडिया, एक वन पर्सन कंपनी को कौन ऑपरेट कर सकता है, जो नेचुरल पर्सन है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और जो रेसिडेंस ऑफ इंडिया है। उसके बाद वन पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। वन पर्सन कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीस का होगा। उसके बाद वन कंपनी में बस एक ही पर्सन उसका मेंबर बनेगा, यानी सिंपल लैंग्वेज में कि अगर कोई भी अकेला पर्सन कंपनी बनाना चाहे तो अब वो कंपनी बना सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले इंडिविजुअल पर्सन कंपनी नहीं बना सकता था, बट अब एक इंडिविजुअल पर्सन अगर मैं चाहूं कि मैं एक कंपनी बना के चलूं तो मैं भी एक कंपनी बना सकता हूं, एक कंपनी का फॉर्मेशन कर सकता हूं। उसके बाद प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो इंडिविजुअल प्राइवेट लोग ऑपरेट करते हैं, प्राइवेट लोग इसका फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। अब उसके बाद पब्लिक कंपनी, तो सिंपल लैंग्वेज में कि द पब्लिक कंपनी आर दोज कंपनी व्हिच आर नॉट प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी। अब उसके बाद ये दोनों या फिर तीनों कंपनी में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, कौन सी प्राइवेट है कौन सी पब्लिक है, कैसे उसका आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, यानी एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए होना चाहिए, बट एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए का होना चाहिए। अब ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है, इसको एज पर द कंपनीज एक्ट प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। नेक्स्ट, मेंबर्स कितने होंगे, तो एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। यहाँ पे लिमिटेशन है मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स, बट इन पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट। यहाँ पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे, बट मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। क्यों लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये कंपनी शेयर बेच करके पैसा जमा करती है, तो उसके शेयर्स को जितने भी लोग खरीदेंगे उसके मेंबर्स बनते चले जाएंगे। अब एक कंपनी के शेयर कितने लोग खरीदेंगे इसका कोई लिमिटेशन वहां पे फिक्स नहीं किया गया। तो मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो मेंबर्स। उसके बाद अगर हम बात करें वन पर्सन कंपनी के उसमें, तो बस मिनिमम एक ही मेंबर होगा। उसके बाद शेयर इशू, कौन सी कंपनी शेयर इशू करेगी, तो प्राइवेट कंपनी को शेयर इशू करना अलाउ नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी अपना शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती है, बट एक पब्लिक कंपनी को अलाउ है, वो शेयर इशू कर सकती है, शेयर बेच सकती है। बट एक वन पर्सन कंपनी भी शेयर अलाउ नहीं है उसको शेयर इशू करना। तो प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी ये अपना शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती है पब्लिक के लिए, बट एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। नेक्स्ट, नेम, आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सी प्राइवेट कंपनी है कौन सी पब्लिक कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में पीवीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा हुआ होता है, बट एक पब्लिक कंपनी के एंड में सिर्फ और सिर्फ वो लिमिटेड वर्ड ही यूज करती है। वन पर्सन कंपनी तो सारे प्राइवेट कंपनी के रूल्स को ही फॉलो करती है, तो सेम इसमें भी होगा हमारा। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें,
तो एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं 3। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम किसी बुक में दिया हुआ भी है, किसी बुक में नहीं भी दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट कंपनी में भी मैक्सिमम डायरेक्टर्स 50 होने चाहिए और इसमें भी 50, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों में मैक्सिमम डायरेक्टर्स 50 ही होंगे, बट प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3। उसके बाद हम 1 पर्सन कंपनी की बात करें तो मिनिमम 1 डायरेक्टर होगा यहाँ पे और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होंगे। मिनिमम 1 डायरेक्टर एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। तो ये देगा आपके टाइप्स ऑफ कंपनी। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कंपनी के जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी फिलहाल मुझे इन तीनों पे फोकस करना था तो मैंने ये आपको बता दिया। तो आज के वीडियो में हम लोग कंपनी का मीनिंग, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनी, ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए। अब अगर इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात की जाए तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए चैप्टर नंबर जो 7 है वो कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए ही बनाया गया है। तो हम लोग जब चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे तो वहां पे हमारा क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी को कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक फाइनली हमारा कंपनी क्लियर हो गया। एक टॉपिक हमारा और बचा हुआ है इसमें जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फाइनली एंड। तो आई होप कि आपको सारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब आप एनसीईआरटी का लैंग्वेज जरूर पढ़िए क्योंकि इसका सारा डिटेल्स उसके लैंग्वेज में वहां पे दिया हुआ है। एनसीईआरटी का लैंग्वेज पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।